अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना CSS का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं न्यूटोनियन लॉज। हमारे पास न्यूटन के टोटल 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की बात करें, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे, जिसकी गैर मौजूदगी में उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ये सिंपली जो फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि कोई भी बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड होगा अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्सेस। Thus, if no net force is acting on a body, its acceleration will be zero. नेक्स्ट अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें न्यूटन की, जो कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहलाता है, वो कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो अपनी डायरेक्शन में उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और जो उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ दैट बॉडी। मतलब ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, एंड और अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो तो ग्रेटर द मास लेसर द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, या एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दैट बॉडी। सो यहाँ से अगर हम इनको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखें, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की, और सिमिलरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दैट एक्सेलरेटिंग बॉडी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। सो अब अगर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और सिमिलरली जो हमारे पास वेलोसिटी होती है ये हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी स्केयर और डी टी स्केयर इंटू आर, और यहाँ से हमारे पास आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इंटू आर, और ये हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सपोज हमारे पास उस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू 0। एम ए इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है या तो हमारे पास मास 0 है या एक्सेलरेशन 0 है। अब मास किसी भी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे पास क्या शो करता है कि अगर हम नेट फोर्स एक्ट ना करें किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, और यही हमारे पास क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। सो यहाँ से हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। इसी तरह अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें न्यूटन के, जो कि सिंपली क्या स्टेट करता है, सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो जो बॉडी 1 है वो बॉडी 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसी तरह जो हमारे पास बॉडी 2 है वो बॉडी 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। अब सपोज जो हमारे पास बॉडी 1 जो बॉडी 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है वो क्या है, F12, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्शन का। और सिमिलरली जो हमारे पास बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, F21, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जो बॉडी 1 बॉडी 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और जो बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो यहीं से जो हमारे पास जो एक्शन है F12 वो F21 के इक्वल तो है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से जो हमारे पास क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, यानी जो एक्शन है वो रिएक्शन के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट है। और यही हमारे पास क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि हमारे पास स्टेट करता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और यही हमारे पास स्टेटमेंट होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ की, ये हमारे पास वैलिड होते हैं जब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड हो। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये हमारे पास होल्ड नहीं करते या इनवैलिड हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर सपोज़ हम किसी भी बस के अंदर मूव कर रहे हैं और बस जो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब अगर बस का जो ड्राइवर है वो ब्रेक सडनली अप्लाई करे तो हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, यानी हमारे पास वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो हम इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश एक्सपीरियंस करेंगे।
तो हमें अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव होता है, अगर हम एक्सेलरेटिव फ्रेम के अंदर जाते हैं तो हमें अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स एक्सर्ट करना पड़ती है, जो कि हमारे पास क्लियरली वायोलेशन है न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ की। इसी तरह अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ की लिमिटेशन की बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास वैलिड होता है जब एक्शन और रिएक्शन दोनों हमारे पास सेम टाइम के अंदर मेजर किए जाएं। असल में एक फाइनाइट टाइम होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और अगर ये हमारे पास टाइम निकल जाए तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट लॉ बन जाता होता है।